हेलो एवरीवन। आज हम लोग डे 90 पर पहुंच चुके हैं। 90 दिन हो चुके हैं हमें आपके साथ जुड़े हुए। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, जिसमें पहला एक एक्ट है टॉर्ट का। टॉर्ट के बारे में आपको मामला ज़्यादा नहीं मिलता है, मैटर नहीं है कहीं पर, क्योंकि वेयर एक्ट इसका होता नहीं है और प्रश्न आता है। इसीलिए हमने टॉर्ट को लिया है और 2022 का निर्णय लिया है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉर्ट से संबंधित कोई भी बात पूछी जाए, शॉर्ट नोट पूछा जाए या कोई विवेचना पूछी जाए या किसी विधि से संबंध करके इसके बारे में पूछा जाए, तो ये आप केस लॉ हर टॉर्ट के जो प्रश्न है उसमें आप फिट कर सकते हैं। टॉर्ट मतलब आप समझ रहे होंगे अपकृत्य विधि, जो कि आपके सब्जेक्ट में है, जिसका वेयर एक्ट नहीं होता है। तो पहला निर्णय टॉर्ट से संबंधित है, अपकृत्य विधि से संबंधित है। निर्णय देखें क्या है। उत्तर प्रदेश, दूसरी बात ये सबसे मेन है, उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, इसलिए यूपी के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट केस लॉ पूछ सकता है, या इसमें 3 प्रावधान की दिए हैं, उनसे 3 अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जजमेंट पूछा जा सकता है, या फिर इस जजमेंट के रेफरेंस से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको कई एक प्रश्नों का उत्तर इसी एक केस लॉ में मिलेगा। केस लॉ भी थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझाया है हमने इसमें। देखें सुप्रीम कोर्ट का लॉ नंबर 1, निर्णय नंबर 1 सॉरी, टॉर्ट का। उत्तर प्रदेश राज्य, और ये किया किसने किया है मामला दायर, सचिव एक्साइज द्वारा ये लाया गया है मामला। और अन्य बनाम किसके विरुद्ध है ये वाद, मेसर्स मैकडावेल एंड कंपनी लिमिटेड AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है, 3 प्रश्नों का समाधान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्रावधान में हम पहला प्रश्न देखें क्या है। दैव कृत्य अर्थात एक्ट ऑफ गॉड, क्या एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित मामला कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, ये अगर पूछा जाता है तो अगर या कहीं से प्रश्न अराइज हो जाए तो आप बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके आप बता दें ये एक्ट ऑफ गॉड है और ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, कौन से दैवीय कृत्य है, कौन से दैवीय कृत्य नहीं है, बिल्कुल आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस केस लॉ के जरिए। इसलिए ये केस लॉ बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद करिए। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत लाइन के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग और परिणाम स्वरूप प्रत्युत्तरदाता कंपनी के गोदाम में रखे माल के नष्ट हो जाने को दैव कृत्य माना जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, जो कि आपको IPC में भी मिलेगा और भी बहुत सारे लॉ में मिलेगा, लोकल लॉज में मिलेगा, जिसको कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा का निर्धारण के मानक क्या है, उपेक्षा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में आपको बता दिया है। आप हर जगह जहाँ भी उपेक्षा की बात चल जाए, जहाँ भी दैवकृत की बात चल जाए, आप इस केस लॉ को लिखें। तीसरी और आखिरी बात, ये भी कई जगहों पर एविडेंस एक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में बात होती है, तो वहाँ पर ये जो कोटेशन है, ये सूत्र है, वो इस्तेमाल होता है कि स्थिति या परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं। इस सूत्र का लागू होना, ये सूत्र कहाँ कहाँ लागू होगा, ये कोटेशन कहाँ कहाँ लागू होगा कि परिस्थितियाँ या स्थितियाँ स्वयं बोलती हैं। तो ये 3 जो प्रावधान में हमने 3 आपको पॉइंट बताए हैं, ये इस तरह से हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न आएगा या इनसे संबंधित कोई मामला हो तो वहाँ पर ये आप टॉर्ट से संबंधित लॉ है, मगर आप अन्य विधियों में भी इसको यूज़ करें, क्योंकि टॉर्ट की विधि जो है स्वतंत्र विधि नहीं है, ये हर विधि से थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक करती है, इसीलिए इसका वेयर एक्ट नहीं है। तो निर्णय सार में पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है, बहुत अच्छे से समझाया, देखें आप कि पहला निर्णय सार का बिंदु देखें सुप्रीम कोर्ट का,
किसी दुर्घटना में दैव कृत्य का बचाव केवल तब ही लिया जा सकता है जब वो दुर्घटना प्राकृतिक बल में कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किए हैं? आंधी, तूफान, अतिवृष्टि मतलब जिसमें ओलावृष्टि भी आती है, ओले गिरना गिरना, बाढ़, भूकंप, लाइटनिंग। लाइटनिंग एग्जैक्टली ये वो लाइटनिंग है जो बिजली कड़कती है आसमान में, उससे संबंधित है लाइटनिंग, उसको कहते हैं लाइटनिंग, उस प्रोसेस को। लाइटनिंग के कारण प्रत्यक्ष परिणामित हुआ हो, मतलब कोई दुर्घटना अगर इनमें से किसी के प्रत्यक्ष के परिणाम स्वरूप हुई है तो वो ही दुर्घटना में आपको क्या होगा? दैव कृत्य या दैवीय कृत्य या एक्ट ऑफ गॉड का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब दूसरी फुल स्टॉप के बाद बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, विद्युत लाइन के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग और तत्परिणामित क्षति को दैव कृत्य नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने शॉर्ट सर्किट से लगी आग को दैव कृत्य या दुर्घटना मानते हुए प्रत्युत्तरदाता कंपनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करने में त्रुटि कारित किया है। तदनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त। मामला आप समझ गए होंगे। मामला ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी गोदाम में और कंपनी जो प्रत्युत्तरदाता है इसने उच्च न्यायालय से ये निर्णय प्राप्त करने में सफलता पाई कि ये जो दुर्घटना हुई है ये एक्ट ऑफ गॉड है। क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता जो कंपनी है उसके पक्ष में निर्णय दिया था, इसलिए अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने अपील कर दी कि शॉर्ट सर्किट को उच्च न्यायालय जो है दैवीय कृत्य मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा और कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दैवीय कृत्य वो है जो गॉड की तरफ से, बाढ़, भूकंप, ये लाइटनिंग, तूफान, ये सब है, ना कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जो है ये विद्युत से संबंधित मामला है और मैन मेड मामला है, आदमी से संबंधित मामला है, इसलिए आप इसको दैवीय कृत्य नहीं कहें। और इस कारण जो प्रत्युत्तरदाता को राहत मिली थी उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया उच्च न्यायालय का निर्णय और अपील को अनुज्ञात किया है। आगे देखें। दूसरी जो बात थी प्रावधान में वो थी उपेक्षा का मतलब, उसकी धारणा, कब उपेक्षा मानी जाए, ये सब बातें थी। तो उपेक्षा को बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया कि इन मामलों में ही आप उपेक्षा का बचाव लें, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको। उपेक्षा ऐसे वर्ग का त्रुटिपूर्ण कृत्य है जो उत्तरदायित्व की ओर अग्रसर करता है। सामान्यतः उपेक्षा सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन है जो क्षति के रूप में परिणामित होता है। उपेक्षा कोई बात करने जैसा कि किसी युक्त व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है या किसी प्रज्ञावान व्यक्ति से करने की अपेक्षा की जाती है में की गई चूक है। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उपेक्षा जो है एक त्रुटिपूर्ण कार्य है जो कि किसी उत्तरदायित्व के करने में, अग्रसर करने में आपसे गलती हुई, उसको आप उपेक्षा कहें। दूसरी बात, उपेक्षा जो है आपका जो कर्तव्य बनता है उसका अगर कर्तव्य भंग आप कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप उपेक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि आप किसी अक्लमंद या इस लायक आदमी को, जिससे आप प्रज्ञावान, जो सोच समझ रखता है, सूझबूझ रखता है, उससे किसी कार्य को करने की आप उम्मीद रखते हैं और उसमें चूक हो जाए। कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि जिस आदमी से आप जिसको आप जानते हैं कि सूझबूझ वाला आदमी है और वो अपने कार्यों को करने में अगर कोई चूक कर रहा है तो सीधी सी बात है वो उपेक्षा कर रहा है। तीसरा जो प्रावधान में बात थी वो थी कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। इस सूत्र को कहाँ कहाँ फिट करेंगे, किस तरह से इस परिस्थितियों के बारे में अवधारणा करेंगे आप, उसका उत्तर देती हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जो केवल प्रतिवादी की जानकारी में ही हो। जिसने दुर्घटना को जन्म दिया जिसने दुर्घटना को जन्म दिया है, जिसे वादी द्वारा साबित करना कठिन होता है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही स्थितियां स्वयं बोलती हैं सूत्र को लागू किया जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि घटना स्वयं बोलती है या अपनी कहानी कहती है। जैसा कि आप एविडेंस एक्ट में भी इसको पढ़ते हैं कि जब मामले ऐसे आ जाते हैं कि ऐसा मसला फंस जाए कि जिनको सिर्फ प्रतिवादी ही जान रहा है, वादी के बस की बात नहीं है कि वो उन मामलों को साबित कर दे, तो हम लोग परिस्थिति जन्य साक्ष्य को मूल साक्ष्य मानते हैं जब हमारे पास कोई साक्षी ना हो। और ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं, उन साक्ष्यों की कड़ियाँ इस तरह से एक दूसरे से मिलाते हैं, अटूट कड़ियों को मिलाते हैं, जिससे हम सिद्ध कर देते हैं कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं और परिस्थितियों के अनुसार हम मामले को निर्धारित करते हैं। मगर इनमें आपको बार बार बताया गया है परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामले हमने एविडेंस एक्ट में 2-3 मामले पढ़ाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य आज की डेट में बहुत प्रभावी साक्ष्य हो चुका है, जिसमें हमने आपको बिल्कुल खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आप किसी मामले को निर्धारित कर रहे हो, तो आप देख लें कि कोई कड़ी छूट तो नहीं रही है, कोई कड़ी गड़बड़ तो नहीं कर रही है, कड़ियाँ एकदम सुमेलित हों, एक दूसरे से मिलती हों, तब जाके आप परिस्थितियों को प्रबल रूप दें। और यही सिद्ध करता है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। अब आ जाइए आप लास्ट पड़ाव पर इस निर्णय के परिणामता, क्या परिणाम निकला है पूरे इसका। प्रत्युत्तरदाता कंपनी द्वारा प्रस्तुत जमा वापसी हेतु आवेदन भी निरस्त कर दिए जाने योग्य हैं। कहने का मतलब है जो प्रत्युत्तरदाता कंपनी के पक्ष में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उसको जब निरस्त कर दिया, तो जो जमा वापसी के लिए जो मामले थे उनको भी निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी निरस्त कर जाने योग्य हैं। तदनुसार अपील अनुज्ञात की जाती है या किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय आदेश निरस्त किए जाते हैं और प्रत्युत्तरदाता कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका आवेदन भी तदनुसार निरस्त किए जाते हैं। कहने का मतलब है जो अपील की गई थी उच्चतम न्यायालय में उसको अनुज्ञात कर लिया, क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था, उसको निरस्त कर दिया। और फाइनली जो प्रत्युत्तरदाता कंपनी है उसने रिट याचिका की थी कि उसको इस घटना में दैवीय घटना का लाभ मिले, तो उच्चतम न्यायालय ने उसके रिट याचिका को भी खारिज कर दिया, कहा नहीं ये दैवीय आपदा नहीं है, दैवीय दुर्घटना नहीं है, इसलिए इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा। अब चूंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में भी 2-3 दिन तो यूं ही चले जाते हैं, आप मान के चलिए सिर्फ आपके पास 1 हफ्ता है, तो इसलिए हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया हुआ है 9450770672 और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए हमने सर्कुलेट किया है कि आपको इस वक्त टेंशन हो रही होगी, कोई आप मदद मांगना चाह रहे होंगे, आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिल रहा होगा, तो हमारे इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दें, कॉल कर दें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जो भी जैसे जजमेंट राइटिंग है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, आंसर राइटिंग है, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि इसकी नॉमिनल फीस 500 रुपये है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते हैं तो ये आपके जीवन पर्यंत है, आप हमेशा रजिस्टर्ड रहेंगे। और उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन लेते जाएंगे उनके लिए ये फ़ीस रिफंडेबल है, हम उन लोगों की फ़ीस वापस करते रहेंगे जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे। और वैसे भी अगर फ़ीस का कोई मसला हो तो आप परेशान ना होइए, झिझक ना दिखाइए, आप डायरेक्ट हमको मैसेज या कॉल कर दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे की बात नहीं है। उसके अलावा हमने आपको नीचे देखिए सबसे नीचे अपना यूट्यूब चैनल दिया है @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। आप यूट्यूब पे ये डायरेक्ट हमारा नाम डालिए, आप हम तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आप डे 1 से डे 100 तक सारे वीडियो पाएंगे, जिसमें हमने डे 1 से लेके डे 73 तक
पूरा यूपी पीसीएसजे और यूपी एसजेएस मेंस का सिलेबस करा दिया है सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज। और अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, डे वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, तो डे 1 से शुरू करिए और रिवीजन कर डालिए, वीडियो को चलने दीजिए। आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा हफ्ते भर में। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर हमने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है। पहले हमने सब्जेक्ट का जो मैटर पढ़ाया उसकी प्लेलिस्ट दी है, उसके बाद हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट से संबंधित उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे सीआरपीसी का, आईपीसी का, एविडेंस का और सीपीसी, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट जजमेंट्स की भी है, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट सब्जेक्ट मैटर की भी है। आप ध्यान से वहाँ पर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। जैसा कि आपने एविडेंस एक्ट के जजमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी तरह से आप आईपीसी के जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं उनको पढ़िए। डे 73 के बाद हैं ये सारे जजमेंट्स, 74 से लेके स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आज का टॉपिक जो है, ये जितने भी मिसलेनियस या माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन सबको आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉज से प्रश्न बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा जब हमें समय मिलेगा उसके बाद जो 2-4 दिन बचेंगे उसमें हम प्लीडिंग और जजमेंट राइटिंग और इन सबको ले लेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स ले लेंगे। फिलहाल इन जजमेंट्स को आप इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, आप सीपीसी के जजमेंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, आईपीसी के जजमेंट्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उससे आपको नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि जितने भी प्रश्न अराइज होंगे वो कहीं ना कहीं इन धाराओं, या तो इन धाराओं से संबंधित होंगे जिनसे संबंधित केस लॉज हैं, या डायरेक्ट प्रश्न मिल सकते हैं, या फिर आपको जब सेक्शंस लिख रहे होंगे तो उनको लेटेस्ट जजमेंट वो मांगेगा आपसे प्रश्न में। तो आपको हर तरह से मदद मिलेगी इस मैटर से। और हम बार बार बता चुके हैं ये कंप्लीट मैटर है मेंस के लिए। आप इतना मैटर तैयार करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बिल्कुल ना भटकिए, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये नोट्स बना रहे हैं, इसलिए खुद भी पढ़िए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा कंजूसी दिखा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने से आपको भी फ़ायदा है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। फिलहाल हम लोग अगले जजमेंट पे चलें। ये जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय है, ये भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 से संबंधित है। निर्णय में क्या हुआ है ये देख लें पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। इसकी धारा हम आपको, जब हमने भारतीय भागीदारी अधिनियम माइनर एक्ट की हमने लिस्ट बनाई हुई है, माइनर एक्ट में भागीदारी एक्ट है, उसमें ये धारा हमने 69 बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है आपको। हालांकि वहाँ पर केस लॉ भी दिया है, मगर ये लेटेस्ट केस लॉ है, धारा 69 से संबंधित, 69 से संबंधित। निर्णय क्या है समझे। शिव डेवलपर्स, इसके भागीदार हैं सुनील भाई, सोम भाई अजमेरी, इनके माध्यम से ये वाद दाखिल किया गया है। बनाम में कौन है, बनाम आश्रय डेवलपर्स और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब हुआ निर्णय जो है वो शिव डेवलपर्स, इसके भागीदार सुनील भाई, सोम भाई अजमेरी के माध्यम से, बनाम आश्रय डेवलपर्स और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। पहले प्रावधान देख लें क्या है। प्रावधान जैसा कि अभी हमने बताया आपको, भागीदारी अधिनियम की धारा 69 जो है सबसे इम्पोर्टेंट धारा है भागीदारी अधिनियम में। बहुत ही ज़्यादा हर क्वेश्चन पेपर में ये धारा आपको मिलती है, इसलिए आपको ये केस लॉ एकदम बाई हार्ट याद कर लेना है, समझ लेना है, कोई भी चूक ना हो। ये धारा, ये सेक्शन या ये केस लॉ आपको लिखना ही लिखना है पेपर में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए। आप प्रश्न की प्रकृति को आराम से समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आता ही आता है भागीदारी अधिनियम से। तो धारा 69 में क्या प्रावधान है समझिए आप। भारतीय भागीदारी अधिनियम की ये धारा 69 है। इसमें पूछा गया है, एक गैर पंजीकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद की पोषणीयता एवं वैधता, जहां विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई हेतु अनुज्ञात किया, किंतु उच्च न्यायालय ने धारा
69(2) के अंतर्गत वाद निरस्त कर दिया। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि जब वाद दाखिल किया, एक अपंजीकृत फर्म है, गैर पंजीकृत फर्म है, उसने दीवानी मामले में दीवानी वाद की लिए संबंधित या उसकी वैधता से संबंधित कोई मामला जो है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। हालांकि विचारण न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया, मगर जब उसकी अपील हुई उच्च न्यायालय में तो उच्च न्यायालय ने उसको सिविल वाद को निरस्त कर दिया। तो अब फिर से चूंकि उच्च न्यायालय ने निरस्त किया तो अपील हुई जाके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखी बहुत ही क्लियर कट डिसीजन दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है धारा 69 से संबंधित। क्या कहता है निर्णय सार। जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि प्रावधान आपको समझने के लिए है और निर्णय सार आपको उत्तर में लिखना है। तो निर्णय सार समझें। भागीदारी अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत किसी अपंजीकृत फर्म का वाद केवल तभी वर्जित होगा जब वाद कारण उक्त फर्म के व्यवसाय के अनुक्रम में उत्पन्न हुआ हो। ठीक, यदि अपंजीकृत फर्म द्वारा वाद किसी संविधिक अधिकार या किसी किसी सामान्य विधिक अधिकार कॉमन लॉ राइट के दावे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तब धारा 69(2) या 69(2) का वर्जन लागू नहीं होगा। तदनुसार वादी अपीलार्थी का वाद 69(2) के अंतर्गत निरस्त करने के लिए प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता का आवेदन निरस्त करने का, विचारण न्यायालय का आदेश पुनर्स्थापित, उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त। जैसा कि आप प्रावधान में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 69(2) के अंतर्गत कोई अगर अपंजीकृत फर्म है तो उसका वाद आप केवल इस आधार पर, इस कारण पर निरस्त कर सकते हैं कि वहां पर वाद का कारण फर्म के व्यवसाय से संबंधित हो। आप उस अपंजीकृत फर्म का वाद किसी भी संविधानिक आधार, ये पहले भी निर्णय हम आपको बता चुके हैं, CIT बनाम जयलक्ष्मी के बाद में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्लियर किया था कि अगर आप पंजीकृत फर्म है तो किसी संविधिक अधिकार या किसी सामान्य विधि के अधिकार से संबंधित कोई दावा प्रस्तुत कर रही है तो आप उसके वाद को निरस्त नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अपीलार्थी जो उच्चतम न्यायालय में आया है उसका जो वाद था विचारण न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था, उसको हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं। विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इनको अपने वाद को रखने की स्वतंत्रता है, ये अपना वाद रख सकते हैं क्योंकि ये वाद संवैधानिक अधिकार से संबंधित है। इसलिए हम इनके वाद की पोषणीयता को मानते हैं, विचारण न्यायालय के निर्णय को मानते हैं। और चूंकि उच्च न्यायालय ने जो प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता है उसकी बात मान ली थी, इसलिए हम उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल हो गया। जो वादी है उसको अपंजीकृत फर्म के संवैधानिक अधिकार के स्थापन के लिए, उसकी अपनी बात रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनुमति दे दी और उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। इस तरह से ये इसकी आप 4-6 लाइनें लिखेंगे अपने वाद निर्णय में केस लॉ के साथ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब सिर्फ इतना है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई वाद प्रस्तुत करने की, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार पर आधारित मामला था और उच्च न्यायालय ने चूंकि उनको अनुमति नहीं दी थी वाद स्थापित करने की, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय के मामले को पुनर्स्थापित किया, उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। इतना मामला आप लिखते हैं 4-6 लाइनें में, ये पर्याप्त है। इसके बाद हम लोग चले अगले पेज पर। अब हालांकि माइनर एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब माइनर एक्ट का कोई मैटर नहीं बचा है। जो उच्चतम न्यायालय ने 2022 में दिए हैं, जितने भी लीडिंग जजमेंट्स हैं वो सब हम दे चुके हैं।
मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके लोकल लॉ का मामला 2022 में निर्धारित हुआ है, जो पिछले 100 साल पुराना है। हमने लिखा हुआ है सबसे ऊपर, जोत चकबंदी अधिनियम का मामला है ये, और 100 साल पुराना मामला है। इसलिए आपके साथ इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझा हमने, इसलिए ये निर्णय हम आपको बता रहे हैं अपने इसी वीडियो में। और ये इस तरह से आपके जो निर्णय है 2022 के जितने भी लीडिंग निर्णय हैं वो हम आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के निर्णय 2022 में दिए गए हैं उनको हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि संविधान के निर्णय से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। निर्णय नंबर 3 है और ये इस वीडियो का आखिरी निर्णय है। निर्णय देखें, सरजू मिश्रा ये मृत है, जो कि 100 साल पुराना मामला है, द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम जंगी जो है ये भी मृत है, और इनका भी द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का मामला ये आपके सामने है। मतलब सरजू मिश्रा मृत, द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम जंगी मृत, द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है इसमें प्रावधान एग्जैक्टली है धारा 9 का, जो कि जोत चकबंदी अधिनियम की धारा है। जो धारा 9 का है आपकी जोत चकबंदी अधिनियम की, ये एग्जैक्टली पहले थोड़ा सा हम बता दें। ये धारा 9 का जो है जोत चकबंदी अधिनियम की, ये भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निपटारा या निस्तारण से संबंधित है। और ये भी बता दें कि संयुक्त जोतों से संबंधित जो विभाजन के मामले होते हैं उनको सहायक चकबंदी अधिकारी निस्तारित करता है। तो इसमें मामला क्या हुआ है, धारा 9 का दूसरा उपखंड है, उपधारा 2 है, उत्तराधिकार के आधार पर पक्षों के अंशों का निर्धारण जहां की पक्षों के पूर्वजों की मृत्यु की सही तिथि अज्ञात है। कहने का मतलब हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उत्तराधिकार के आधार पर पक्षों के अंशों का निर्धारण करना था, और जहां पर क्या थे, जो पक्षकार हैं इनके पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु की तिथि किसी भी पक्षकार को पता नहीं है, क्योंकि 100 साल पुराना मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है, निर्णय सार को समझ लें। जहां की दोनों पक्ष दो सगे भाई के वंशज हैं, दोनों पक्षकार जो हैं दोनों सगे भाइयों के वंशज हैं, और तीसरे निसंतान मृत भाई के हिस्से के लिए मुकदमेबाजी में है, किंतु दो भाइयों की मृत्यु की सही तिथि किसी को भी ज्ञात नहीं है, वहां उपनिदेशक चकबंदी द्वारा मृत सगे भाई के हिस्से को शेष दोनों भाइयों के वंशजों को वितरित किया जाना विधिपूर्ण है, तदनुसार आदेशित। कहने का मतलब 3 सगे भाई थे, जिसमें से एक भाई निसंतान था, 2 भाइयों की संतानें हैं, दोनों भाइयों की संतानें आपस में एक दूसरे के विरुद्ध पक्षकार हैं, और कोई पूरा हिस्सा, कोई एक पक्षकार चाह रहा है, दूसरा पक्षकार भी पूरा हिस्सा चाह रहा है। वहां पर उपनिदेशक जो चकबंदी था उसने इस मामले को पहले ही जो 2 भाई थे उनके जो वंशज थे उनमें दोनों वंशजों में समान रूप से वितरित कर दिया था मामला, और उच्च न्यायालय ने भी उपनिदेशक चकबंदी के मामले को जो निर्णय दिया गया था उसको सही माना था। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जब मामला आया तो उसने भी बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि उपनिदेशक चकबंदी द्वारा जो सगे भाई के वंशज हैं, जो इस मामले में पक्षकार हैं एक दूसरे के विरुद्ध, उन दोनों भाइयों के वंशजों को जो वितरण किया गया था संपत्ति का वो विधिपूर्ण था, और इस तरह से तदनुसार आदेशित। उच्च न्यायालय उपनिदेशक चकबंदी के निर्णय को कायम रखने में सही था और उसमें हस्तक्षेप करने का हम कोई कारण नहीं पाते हैं, अतः अपील निरस्त की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उपनिदेशक चकबंदी का जो निर्णय था वो भी बिल्कुल सही था, और उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी थी कि उपनिदेशक चकबंदी का निर्णय सही है। और हम भी ये पाते हैं कि उपनिदेशक चकबंदी ने दोनों वंशजों को बराबर भूमि देकर सही किया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए इसमें कोई अपील की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम अपील को निरस्त करते हैं। अपील निरस्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे क्या हुआ है, ये मामला यहीं पर क्लियर हो गया है और पूरे केस लॉज आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपका माइनर एक्ट का कुछ भी नहीं बचा है। अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्णय 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनको पढ़ाएंगे।
उसके अलावा कुछ भी शेष नहीं है निर्णय के मामले में। ठीक, बाकी उसके बाद जो समय मिलेगा जजमेंट राइटिंग और प्लीडिंग ऑफ केसेस, विभागीय तथ्यों का स्थिरीकरण, इन सब के मामले में पढ़ाएंगे। इतना मैटर आपके लिए पर्याप्त है, कोई भी इसमें कमी नहीं है, कोताही नहीं है, पूरा मैटर है बेहतरीन। आप मैटर को याद करिए। हम जैसा कि बार बार बता चुके हैं कि पीडीएफ जब आप वीडियो चलाते हैं, हर वीडियो के साथ पीडीएफ है, ये हैंड रिटन नोट्स का। वीडियो चलाते वक्त पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को अपने हाथ में रखिए, फिर मैटर को समझिए। मैटर समझ में आ जाए तो वीडियो को रिपीटेडली चलने दीजिए, जिससे आपके मैटर दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वीडियो को चलने दीजिए, जितना ज़्यादा वीडियो आप चलने देंगे उतना ही आपको कंठस्थ क्लियर होगा। और इसके अलावा चूँकि हम आपको नंबर अपना दे चुके हैं, अपना डायरेक्ट चैनल दे चुके हैं, आपको जो भी असुविधा हो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी आ रही है आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, मगर आप सिलेक्शन ज़रूर लें। सिलेक्शन ही हमारा मोटिव है कि आप लोगों को हम सिलेक्शन दिला दें। बहुत मेहनत से नोट्स बना रहे हैं, कंप्लीट नोट्स हैं। डे 1 से लेके डे 100 तक आपको पूरा यूपी पीसीएसजे और यूपीएसजेएस मेंस का सिलेबस हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बेहतरीन पढ़िए। फिर भी कोई डाउट है हमसे कम्युनिकेट करिए। कोई आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जजमेंट राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और आप कमेंट करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। इस तरह से आप अपने मैटर को तैयार करिए, सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब हम आपको अब आगे हमेशा ही अच्छे से अच्छा बेहतर आपकी हम तैयारी कंपटीशन की कराते रहेंगे। पीसीएसजे की हो, चाहे वो एपीओ की हो, चाहे वो यूपी एचजीएस की हो, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे नोट्स पर्याप्त हैं। बाकी ये चूँकि सब्जेक्ट जहाँ कॉमन है, में सारे मेजर लॉज वो सब आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम 10 दिन के बाद आपको प्री पढ़ाना शुरू करेंगे, प्री का मैटर देंगे। तो आप बेहतर है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे हम आपकी प्री की भी तैयारी कराते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग अस।